मेरे आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में मैं आप सबको BHIC 132, ठीक है, ये हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट रहेगा और इसमें मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। अगर आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको PDF चाहिए तब आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूं, क्लास ये तब भी आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिएगा, गुप्तों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और प्रशासन बताओ। देखो, गुप्त साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, या कई बार गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, या गुप्त साम्राज्य का प्रशासन बताइए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर साल ये लोग पूछते हैं, गुप्त शासन की आर्थिक स्थिति पूछ लेगा, या कभी वो भाई मेरे प्रशासन पूछ लेगा। समाज मतलब समझते हो सामाजिक स्थिति, अरे भाई गुप्तों का जब समय था उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज कैसा था, इसको बोलते हैं सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब समझते हो कि जब गुप्त साम्राज्य था उस समय की अर्थव्यवस्था कैसे थी। अर्थव्यवस्था भाई दो ही चीजों पर थी, पहला था कृषि और दूसरा व्यापार होता था गुप्त साम्राज्य में। प्रशासन का मतलब था राजा कैसे थे, मंत्री, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि इस एग्जाम में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। तो देखिएगा, गुप्त जो काल है, जो गुप्त काल को हम लोग खास तौर से चौथी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक माना जाता है, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो गुप्त काल है इसको भारतीय इतिहास का हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो कह सकते भारत की जो स्थिति थी आर्थिक आधार पर, वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। इसलिए गुप्त काल को कह सकते हो कि हम लोगों ने इसको क्या संज्ञा दी है भाई मेरे, स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, ठीक है। इस काल में भारत में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ है। कब भाई मेरे, गुप्त काल में, ठीक है। अब देखेगा, गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो गुप्त काल था। तो देखेगा, गुप्त काल में समाज काफी हद तक वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। भाई गुप्त काल जब चल रहा था उस समय समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं को भाई बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, ठीक है। और गुप्त काल में कह सकते जो हमारा समाज था वह वर्ण और जाति पर आधारित था, ठीक है। वर्ण कौन से होते हैं भाई, 4 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम क्या है, पूजा पाठ करवाना, पठन पाठन करवाना, पढ़ाई लिखाई का जो काम था और शिक्षा दीक्षा का जो काम होता था वो ब्राह्मण ही करवाता था। पूजा पाठ करवाना, यज्ञ हवन करवाना, कर्म कांड करवाना वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का काम था। ब्राह्मण कह सकते वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या है, ब्राह्मण जो है कह सकते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते थे, ठीक है। जो क्या करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, यज्ञ हवन करवाते थे, ठीक है। शिक्षा दीक्षा लेने का, पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाने बढ़ाने का जो काम करते थे वो कौन करता था, ब्राह्मण वर्ग के लोग ही करते थे, ठीक है। उसके बाद है भाई मेरे क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था में दूसरा वर्ण कौन सा भाई, क्षत्रिय। क्षत्रिय को जिनको हम लोग आजकल राजपूत भी कहते हैं। क्षत्रिय जो राजा होते थे, जो सेना में जाते थे, जो लोगों की सुरक्षा करते थे, उनको वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रियों का काम था शासन प्रशासन को चलाना, और सेना का संगठन या सेना में जाते क्षत्रिय जाते थे। वर्ण व्यवस्था में तीसरा होता भाई वैश्य, जिनको आज हम लोग बोलते बनिया। वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य समाज के लोग होते थे उनको बोलते बनिया, जिनका मुख्य काम था व्यापार करना। सारी व्यापारिक जो गतिविधियां होती थी वह वैश्य जो समाज था, यानी जो बनिया समाज था, उसी के इर्द गिर्द रहती थी। वैश्य क्या करते थे भाई, बनिया होते थे, व्यापार करते थे। व्यापार जो था पूरी तरीके से वो कह सकते हो कि ये जो बनिया समुदाय है, जो वैश्य समुदाय है, इसी के हाथ में रहता था, यही देखता था। और वर्ण व्यवस्था में भाई चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र क्या है, जो कारीगरी का काम करते थे, जो खेती का काम करते थे। कारीगरी जैसे कुम्हार है, कुम्हार एक जाति है जिनका काम क्या होता था भाई मेरे, मिट्टी के काम करते थे, बर्तन वर्तन बनाते थे मिट्टी। जैसे लुहार है, लोहे का काम करते थे, ठीक है, लोहे का
बढ़ाई है, जैसे लकड़ी का काम करते थे। तो शूद्र समाज के जो लोग होते थे वह तीनों वर्णों की सेवा करते थे, आप इसको कह सकते हैं। दूसरा एक कारीगरी समाज है, इनको एक कारीगरी में कह सकते हैं, लोग बहुत एक्सपर्ट थे, यानी इनको आप इंजीनियर कह सकते हैं। जो शूद्र समाज के लोग हैं, एक खास तौर से जैसे लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, धातुओं का काम करते थे। तो ये चार वर्ण हैं। यानी गुप्त काल में क्या था, समाज पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज में ब्राह्मणों की स्थिति काफी मजबूत थी और क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। और इस समय कह सकते हमारे समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण तो थे, वैसे वैसे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था भी बढ़ रही थी और जाति व्यवस्था धीरे धीरे हमारे यहां पर जटिल होती चली गई। ठीक है भाई, जो जिस जाति के जो लोग होते थे अपनी जाति में शादी करते थे, ब्याह करते थे। तुमको पता होगा ना कि भारतीय समाज में अगर आप देखोगे जैसे जैसे इतिहास बढ़ेगा, यानी कह सकते गुप्त काल आते आते वर्ण व्यवस्था में जातियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ब्राह्मणों में कई जातियां हो गई, क्षत्रियों में कई सारी जातियां हो गई, वैश्य समुदाय जो था बनिया, उनमें कई सारी जातियां हो गई, शूद्र। अरे जाति व्यवस्था में भाई मेरे क्या था, छुआछूत था, ये बहुत ज्यादा होता था। दूसरा जाति व्यवस्था में कह सकते हो कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति की व्यक्ति के साथ शादी नहीं करता था, उनका खान पान निषेध माना जाता था, ये लोग नहीं करते थे। जाति व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच नीच का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करूं गुप्त काल की, ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था। अगर हम समाज की बात करें तो ब्राह्मण जो है कह सकते भाई मेरे, वो समाज में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। ब्राह्मणों को भूमि दान, यानी जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो क्या करता था, ब्राह्मणों को भूमि दान देता था, जमीन दान कर देता था भाई मेरे, जिनको हम बोलते ब्रह्मोदय। यानी ब्राह्मणों को जो राजा भूमि दान देता था, उस पर जो गांव बसते थे उसको ब्रह्मोदय, और वहां से राजा किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेता था। ब्राह्मणों को, अब अगर बात करूं भाई, सारी जमीनें राजा की ऐसा माना जाता था। तो राजा क्या करता, जो शासक होता था वो ब्राह्मणों को दान देता था। क्या, ब्राह्मणों को हर चीज में दान में मिलती थी। तो भाई जो जमीन ब्राह्मणों के पास गई वो भूमि दान से गई, यानी राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। और जो जहां पर भूमि दान ब्राह्मणों को मिलती थी, उस भूमि पर ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, कर मुक्त भूमि होती थी। और वहां पर जो गांव बने उनको बोला जाता ब्रह्मोदय। ब्रह्मोदय का मतलब ब्राह्मणों के गांव जिनको भूमि दान में मिली है। ठीक है, इससे ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति, यानी भाई मेरे, सब जब राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, इससे कह सकते जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मणों की जो सामाजिक स्थिति है वह धीरे धीरे कह सकती कि बहुत ज्यादा मजबूत होती चली गई। ठीक है, स्त्रियों की बात करेंगे भाई, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसा है। अगर बात करूं तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई। गुप्त काल में अगर आप देखोगे महिलाएं घर की चार दीवारी में धीरे धीरे कैद होती चली जाती हैं। जो अमीर वर्ग की महिलाएं थी उनको स्वतंत्रता अगर आप देखोगे तो ज्यादा थी, लेकिन जो सामान्य घरों की महिलाएं थी उनको उतनी आजादी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी हद तक धीरे धीरे कमजोर हो गई। पहले महिलाएं भाई यज्ञ, पूजा पाठ, हवन में भाग लेती थी, लेकिन अब महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। अब उनको यज्ञ, पूजा पाठ में भाग लेने नहीं दिया जाता था। वही बात मैंने कही कि जो राजघराने की महिला होती थी, आप समझ रहे कि जो राजघराने की महिला होती थी, तो भाई उसकी सिचुएशन यानी उसकी स्थिति तो थोड़ी अलग है, वो थोड़ी बेहतर है, कह सकते पढ़ लिख भी लेती थी या उसका समाज में थोड़ा रुतबा था। लेकिन जो सामान्य घरों की महिलाएं होती थी उनकी सामाजिक स्थिति कह सकते हैं हमें गुप्त काल में काफी कमजोर है। बाल विवाह के संकेत मिलते भाई गुप्त काल में, अगर आप देखोगे तो बाल विवाह भी होता था, यानी कम उम्र में जो शादी करने की परंपरा है वह हमें गुप्त काल से ही दिखाई देती है। यानी अरे भाई मेरे छोटी उम्र में शादी कर रहे थे ना, उसी को बोलते बाल विवाह। ठीक है, जब बच्चा कम उम्र का होता, लड़का लड़की कम एज के होते तभी शादी कर, अरे भाई उस टाइम तो कह सकते 5-6 साल का बच्चा होता है उसकी शादी कर देते थे, 10-12 साल के होते थे उनकी शादी कर देते थे। मैंने तब तो यहां कहा है कि भाई मेरे जो दुधमुहा बच्चे होते थे, यानी जो बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल का है, 2 साल के बच्चों की भी क्या है यहां पर शादी करवा दी जाती थी। यानी बाल विवाह कह सकते भाई मेरे गुप्त काल में हो रहा था। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी सीमित थी। अगर आप देखोगे महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाती थी। गुप्त काल में आते आते उनको पढ़ने लिखने के जो मौके हैं महिला को बहुत कम मिलते थे। कम उम्र में महिलाओं की भाई शादी कर देते थे।
सती प्रथा के प्रमाण भी हमें इसी काल से मिलते हैं। यानी महिलाएं इस समय भैया सती भी हो जाती थी। सती मतलब समझते हो, जिस महिला का पति डेथ हो जाती थी, जिस महिला के पति की डेथ हो जाती थी, उस महिला को भी अपने पति की चिता, क्योंकि हिंदू धर्म में तो भाई लाश जलाने का प्रमाण है ना, हमारे यहां पर लाश को दफनाते नहीं है, डेड बॉडी को जलाते हैं। तो भाई पति के साथ महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था, जरा उसमें चिता में बैठ जाती थी। ठीक है, तो कह सकते गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो महिलाओं के सती होने के प्रमाण भी हमको मिलते हैं। धर्म और सहिष्णुता की बात करेंगे। अगर मैं गुप्त काल की बात करूं, इस समय मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी काफी लोग थे, यानी पूरा समाज जो था अगर गुप्त काल में देखोगे तो हिंदू समाज है। और इस समय कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, यानी समाज में अगर आप देखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी इस समय हमें कह सकते हो भाई मेरे ज्यादा दिखाई देती है। धार्मिक सहिष्णुता इसी काल से आई थी, यानी क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग, यानी समाज जो है वो हिंदू धर्म खास तौर से था, यानी गुप्त काल की बात करें समाज में। अब हम बात करें भाई गुप्त काल की आर्थिक स्थिति क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति बताइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो गुप्त काल की आर्थिक स्थिति देखो, गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था भाई काफी मजबूत है, इसीलिए तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो तो जो गुप्त काल है उसको इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी, क्योंकि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय का भाई मेरे जो खेती होती थी, जो व्यापार होता था, जो सिल्क का काम होता, शिल्प मतलब समझते हो, जो कारीगरी का काम होता था, वो बहुत बेहतर था का भाई मेरे गुप्त काल में। गुप्त काल में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि बढ़ रही थी। भारत में कह सकते गुप्त काल में भाई जो व्यापार है, व्यापारिक गतिविधियां कह सकते बहुत ज्यादा हो रही थी। और कारीगरी का काम, जैसे लोहे की कारीगरी है, लकड़ी की कारीगरी है, ठीक है, कांच का काम है, या जैसे मोती मारी के बनाते हैं, ठीक है, नक्काशी वक्काशी का काम, या दरी जिसको हम कालीन बोलते हैं, इसका काम हो रहा था। तो अर्थव्यवस्था कह सकते हो कि भाई मेरे गुप्त काल में हमको काफी बेहतर दिखाई देती है। जैसे गुप्त काल की अर्थव्यवस्था भाई कृषि अर्थव्यवस्था, देखो गुप्त काल में जो हमारी इकोनॉमी है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित थी। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके पर खेती पर आधारित थी, खेती ही होती थी मुख्यतः। यहां पर ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा बहुत रही। राजा महाराजा जो होते थे भाई ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, और ब्राह्मण को जो जमीन मिलती थी, ब्राह्मण उस पर खेती उती करते थे, और वह लोग क्या करते थे, मंदिर वंदिर बनवाते थे। किसानों पर टैक्स लगाया जाता है, यानी गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो खेती तो होती थी, कृषि बहुत होती थी गुप्त काल में अगर आप देखोगे ना। और किसानों से भाई मेरे जो टैक्स लिया है, कर लेने का भी प्रमाण या कर लेने का जो सबूत है वह हमको यहां पर दिखाई दिया। किसानों से भाई टैक्स लिया जाता था। अरे तभी तो राजा के पास पैसा वैसा आएगा, नहीं तो भाई वो कैसे काम करवाएगा, वो सड़क कैसे बनवाएगा, पुल कैसे बनवाएगा, वो लोगों को जो सुख सुविधाएं देनी, शासन प्रशासन, यानी किसानों पर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। कर की वसूली होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था बहुत निर्दयी होकर के वसूल करते थे, किसानों को परेशान नहीं करते थे, लेकिन कर वसूली यहां पर खेती मुख्य आधार था। खेती अगर आप देखो खेती काफी बेहतर थी, ठीक है, खेती में खाद्यान्न फसलें, दलहन दाल वाल खेत, ये सारी चीजें होती थी। भूमि दान प्रणाली खूब रही। देखो राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, जिस पर मंदिरों ब्राह्मणों को अधिकार मिला, और उन्होंने मंदिरों को दान देते थे। यानी कह सकते गुप्त काल में हमें सामंतवाद भी दिखाई देता। सामंतवाद मतलब समझते हैं कि राजा जमीनें किसी को दे देगा और वो लोग भाई किसानों से खेती करवाते थे। तो सामंतवाद मतलब समझते हो कि जैसे मान लो भाई एक राजा है, राजा ने क्या किया, जमीन के अलग अलग टुकड़े बांट दिए और लोगों को सौंप दिया, और वो लोग किसानों से खेती करवाते थे। इसी को बोलते भाई मेरे सामंतवाद, जिसमें किसान जो खेती कर रहा है वो जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक कोई और व्यक्ति है, और किसान उस जमीन पर एक खेतीहर मजदूर बन के रह जाता है। यही भाई मेरे फेडिलियम, ठीक है, यानी सामंतवाद कह सकते हमें गुप्त काल में दिखाई देता है। ठीक है, ये कहा है। व्यापार भाई मेरे खूब होता था गुप्त काल की बात करें। गुप्त काल में अगर आप देखोगे आंतरिक व्यापार, यानी देश के अंदर ही व्यापार होता था। जैसे दिल्ली का व्यापार आगरा से होता था, आगरा का भाई कह सकते हो कि अहमदाबाद से होता था, दिल्ली का व्यापार सूरत से होता था। तो यानी इस समय व्यापार होता था
आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, यानी दूसरे देशों के साथ भी कह सकते गुप्त काल में हमें व्यापार करने के जो प्रमाण है वो काफी दिखाई देते, यानी आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार जो था वह काफी विकसित था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी व्यापार, कि भारत में जब रोमन साम्राज्य था जब उसका पतन हुआ तब कह सकते भाई मेरे भारत में जो विदेशी व्यापार था, जो दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था वो थोड़ा कम हुआ। स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड क्वाइंस, भारत में स्वर्ण मुद्राएं कह सकते गुप्त काल में बहुत मिलती थी। इससे पता चलता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, क्या बोला हमने, जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो क्या थी, काफी मजबूत दिखाई देती भाई। अर्थव्यवस्था भारत की कह सकते हो काफी मजबूत है, समझ गए। इसीलिए तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। उस समय भाई मेरे कह सकते सोने के सिक्के, क्या उस समय सोने के सिक्के ज्यादा चलायमान थे, क्योंकि इकोनॉमी मजबूत थी, अर्थव्यवस्था मजबूत थी। ठीक है, और सोने के जो सिक्के थे वो ज्यादातर शुद्ध, आप कह सकते 24 कैरेट गोल्ड होता रहा होगा। ठीक है, इसलिए तो कई सारे इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। स्वर्ण सोना यार, और सोने की सिक्के ज्यादा थे इसलिए कैसे इतिहासकारों ने उसको स्वर्ण काल बोल दिया। और भी सिक्के थे, चांदी वांदी के भी होते थे, लेकिन सोने के सिक्के जो थे वो ज्यादा थे और उनकी मात्रा जो थी शुद्ध थी, यानी भारी होते थे। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भाई कमजोर होती चली गई गुप्त काल को, अब शिल्प और खूब होता था। अगर गुप्त काल की बात करो तो भाई यहां पर लोहे और धातु का काम खूब होता था। लोहा था, लोहा है, चांदी है या टीना है। ठीक है, यानी कह सकते धातु का काम खूब होता था, जैसे लोहे की कारीगरी यहां पर खूब होती थी। और यहां पर वस्त्र उद्योग है, विशेषकर कपास और रेशम के कपड़े उपड़े खूब बनते थे, ये होता था। और यहां पर कारीगरी का काम भी कह सकते काफी बेहतर था। तो गुप्त काल में उद्योग भी धंधे लगे हुए थे और शिल्पकारी का जो काम था वो काफी बेहतर था, यानी शिल्प का जो काम है वह भी साथ ही साथ कह सकते हो चल रहा था, समझ रहे। तो शिल्प का काम भी हो रहा था, जैसे लोहे धातु है तो धातु का काम भी भाई मेरे खूब होता था। ठीक है, और लोहे का जैसे लोह स्तंभ इस समय पर मिला है। ठीक है, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग काफी बेहतर था, विशेषकर कपास खूब होती थी। तो कपास से भाई रेशम बनता था, रेशे से धागा बनता था, धागे से कपड़े उपड़े बनाए जाते थे। तो यह भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, गुप्त काल में तो गुप्त काल की जो आर्थिक स्थिति है वह भी काफी मजबूत है। और अर्थव्यवस्था को कई बार एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था बताइए। अरे अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है जो अभी बता रहा हूं, आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी पूछेगा, समझ गए, तो यही लिख करके आना है। और अर्थव्यवस्था भाई पूरी तरीके से कृषि आधारित है। जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए हैं तब तक कह सकते हैं, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, हर जगह पर अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर खेती जो थी वही सबसे ज्यादा होती थी। आज भी तो कहा जाता है, आज भी भाई हमारे देश में लगभग 60% लोग खेती कर रहे हैं, 60% जो हमारे यहाँ पर हो रहा है वो खेती ही हो रही है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि आधारित है। अगला प्रशासन की बात करें, भाई गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था बताओ या गुप्त काल का प्रशासन बताओ। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गुप्त काल का प्रशासन बताओ। देखो गुप्त काल जो था भाई मेरे, उस समय राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र होता था, राजा होता था। और प्रशासन में अगर आप देखो राजा ही सर्वोपरि है। और जब राजा होता तो भाई राजा ही सारे फैसले लेता था, किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, किसको क्या बनाना है। राजा ही कह सकते सेना का भी प्रमुख होता था, न्याय का भी प्रमुख होता था। ठीक है, सभी फैसले कह सकते हैं, पूरा शासन प्रशासन जो होता था वह राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हो राजतंत्र था गुप्त काल में, और राजा के इर्द गिर्द ही कह सकते पूरा जो शासन प्रशासन है वह घूमता रहता था। अब देखिएगा गुप्त काल में राजा की स्थिति क्या है। राजा को गुप्त काल में कह सकते हैं महाराजा धीराज कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई, गुप्त काल में जो राजा होता था उसको हम लोग बोलते हैं महाराजा धीराज। राजा प्रशासन का मुखिया होता था, पूरा शासन प्रशासन जो होता था वह राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था। राजा न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख होता। आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा ना कि राजा के दरबार में फरियादी आते थे, जैसे कोई बड़े बड़े जो मुकदमे होते थे उन मुकदमों की सुनवाई कौन करता था, राजा करता था। तो राजा भाई न्यायाधीश भी है, ये भी याद रखिएगा। राजा सिर्फ राजा नहीं, वो न्याय भी करता है। ठीक है, और सेना का प्रमुख भी राजा होता था। जैसे भाई मान लीजिए कि
जब युद्ध होता था उस समय के सेना को लीड कौन करता था? राजा ही लीड करता था, मुख्य सेनापति के रूप में राजा ही। तो राजतंत्र में आपको ये सबको पता है कि राजा ही सर्वोपरि है, उसी के जो किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है, कैसे व्यवस्था चलानी है, कैसे शासन चलाना है, बाकी लोग राजा को सिर्फ क्या करते थे भाई, सलाह देने का काम करते थे। अंतिम फैसला जो होता था वह राजा के हाथ में होता। तो राजतंत्र था गुप्त काल में, तो राजा ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। राजा के इर्द गिर्द ही भाई मेरे पूरा शासन प्रशासन घूम रहा है। राजा जो है न्याय का भी प्रमुख है, क्या है, न्याय का प्रमुख है कि भाई मेरे जो भी बड़े मुकदमे होते हैं उनकी सारी सुनवाई कौन करता था? राजा करता था। वो राजा न्यायाधीश भी है। राजा भाई सेना का प्रमुख है, सेना को भी देखता है। राजा किस पर कितना टैक्स लगेगा, किस पर कितना कर लगेगा, यह भी सारा फैसला कौन करता था? राजा ही करता था। अब बात नहीं है केंद्रीय, राजा के पास एक मंत्री परिषद भी है, ठीक है, जो राजा की सहायता करती है। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री बनाए गए थे भाई, मंत्री परिषद थी। और अलग अलग मंत्री होते थे, जैसे सेना का मंत्री है, ठीक है, या कह सकते हो भाई कृषि का मंत्री है, ठीक है, या प्रशासन का मंत्री है, ठीक है। तो अलग अलग मंत्री भी होते थे, और मंत्री क्या करते थे? राजा को सलाह देते थे। इसको बोलते भाई केंद्रीय प्रशासन, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम है गुप्त काल में। अगर आप देखोगे तो राजा क्या करता था? मंत्री भी रखते थे, ठीक है, और मंत्रियों का काम होता था राजा को सलाह देना। शासक को सलाह देने का काम किसका काम होता था? मंत्री का काम होता था भाई। राजा को मंत्री क्या करते थे? राजा को सलाह देते थे, एडवाइस देता था, सलाह देता था क्या करना है और क्या नहीं करना है। सलाहकार मंत्री होता था, सभी प्रकार की सलाह देता था। अब जैसे मंत्री कई प्रकार के मंत्री होते हैं, सेना का मंत्री है, कृषि का मंत्री है, ठीक है, या राजस्व मंत्री है, कर वसूली का जो मंत्री होता था। यहां पर सेनापति भी होता था, लेकिन सेना का मंत्री। महादंड नायक, महादंड नायक हम उसको बोलते हैं जो न्याय वाय करता था, अंतिम फैसला तो राजा लेता था। प्रांतीय प्रशासन भी था। यहां पर साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था, साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांटा गया। जैसे गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो पहले तो भाई भुक्ति, फिर विषय, और फिर गांव। सबसे छोटे गांव होता था, गांव के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता था, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भुक्ति बोलते थे। यानी अलग अलग प्रांतों को हम लोग क्या बोलते थे? भुक्ति बोला जाता था। जैसे आज अगर देखोगे पूरा शासन पूरे देश में भाई एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती, मोदी सरकार, उसी प्रकार से जो अलग अलग राज्य है उनको उस समय क्या बोला जाता था? भुक्ति बोला जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट को विषय बोला जाता था, और सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या थी भाई मेरे? गांव होती थी। तो जो शासन प्रशासन है वो यानी केंद्रीय लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर और स्थानीय लेवल पर, तीन लेवल पर कह सकते हैं यहां पर पूरा हमारा शासन प्रशासन चलता था। स्थानीय शासन कैसा था? तो गांव के स्तर पर जो ग्राम सभा होती थी, गांव का जो प्रधान होता था, जो सरपंच होता था, ठीक है, वो पूरे गांव को देखता था, ठीक है, जिसमें कानून गो होते थे जो गांव का पूरा लेखा जोखा रखते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा यानी गांव के स्तर पर अगर आप देखेंगे, गांव के स्तर पर ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा कह सकते हैं गांव के विकास में पूरी तरीके से सहायता करती थी, और जो ग्राम प्रमुख होता था वह सीधे राजा के जरिए बनाया जाता था। अगर हम कर व्यवस्था, टैक्स की बात करें तो भाई यहां पर जो टैक्स था वो खास तौर से कृषि पर लगता था। जो टैक्स पूरा लिया जाता था कर व्यवस्था में अगर देखोगे तो खेती पर जो लगने वाला टैक्स है, जो कर है, वह यहां पर कह सकते हैं लिया जाता था। और कृषि से जो कर आता था, जो टैक्स लाता था, उसी वही कह सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा है। कृषि कर, समझ रहे हो, भूमि कर हम जिसको कृषि कर बोलते हैं। तो भूकर, अरे भाई खेती सबसे ज्यादा होती है, जब खेती सबसे ज्यादा होगी तो किसानों से जो कर लिया जाएगा मेन है। व्यापार होता था लेकिन इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। व्यापार और शिल्प, जो व्यापार करते थे और जो कारीगरी का काम करते थे, टैक्स इन पर भी लगता था। लेकिन हाईएस्ट जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो भाई पैसा इकट्ठा होता था, वो भूमि कर, किसानों पर लगने वाला जो कर है वो सबसे ज्यादा उगाही की जाती थी। व्यापारियों और शिल्प कारीगरी का काम करने वालों पर भी टैक्स लग रहा था, ठीक है। अगला सैन्य व्यवस्था। अगर आप देखो गुप्त काल में भाई जो सेना अस्थाई सेना है, परमानेंट सेना होती थी, क्योंकि गुप्त काल में अगर आप देखोगे सेना यहां पर पूरी तरीके से स्थायी हो गई थी। और यहां पर हमें तीन प्रकार की सेना है। कितने प्रकार की सेना है भाई? तीन प्रकार की। पहली है भाई मेरे, कह सकते हैं यहां पर घुड़सवार सेना है। क्या है? घुड़सवार सेना,
घोड़े पर चलते थे। फिर है भाई दूसरा हाथी सेना, क्या है, हाथी सेना, ठीक है। और चौथा है पैदल सेना। तो ये तीन प्रकार की क्या होती थी, सेना होती थी। सेना में जो सामंत होते थे, राजा जो सामंत बनाता था, जिनको जमीन के टुकड़े देता था, उनकी भी सेना होती थी, ठीक है। और सेना जो होती थी वह युद्ध के समय में कह सकते हो कि जो कुछ भी मिलता था उसको बांटा जाता था। और जब युद्ध होता था उस समय सेना को लीड कौन करता था भाई मेरे, राजा ही करता था, याद रखिएगा। जो देखो सेनापति तो होता है, ठीक है, लेकिन जब युद्ध होता था तब राजा ही कह सकते हैं पूरी सेना को क्या करता था भाई मेरे, लीड करता था। वही पूरी सेना के प्रशासन को देखता है, वही सेना का सर्वोपरि हो जाता था, पूरी सेना को वही लीड करता था। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिखेंगे भाई मेरे, देखिएगा। गुप्त काल में सामाजिक संरचना अत्यधिक जटिल है। गुप्त काल में जो समाज है अगर आप देखोगे तो बहुत जटिल समाज है, समाज की बात रहे, क्योंकि वहां पर वर्ण व्यवस्था है और समाज जो है अलग अलग जातियों में बटा है, और महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं गुप्त काल में काफी कमजोर है। लेकिन गुप्त काल में अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था हमको क्या है भाई मेरे, काफी सुदृढ़ है। क्या है, अर्थव्यवस्था जो है काफी सुदृढ़ है, यानी अर्थ इकोनॉमी अगर आप देखोगे काफी मजबूत है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रवृत्ति बहुत है। अगर हम गुप्त काल के प्रशासन की बात करें तो गुप्त काल में क्या भाई में केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सिस्टम है। पूरा जो कह सकते पूरा जो शासन प्रशासन है वह राजा के हाथ में ही है, वही सब कुछ का भाई मेरे सर्वे सर्वा है। किसको मंत्री बनाना, किसको संतरी बनाना, किसको क्या बनाना है, सारे अधिकार किसके पास है, वह राजा के पास ही केंद्रित होते थे, वही सारे डिसीजन लेता था। स्थानीय शासन भी होता था, ऐसा नहीं कि स्थानीय शासन भी होता था। इस प्रकार से कहते हैं गुप्त काल को भाई मेरे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। अब देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गुप्त काल की सामाजिक स्थिति बताओ, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था बताओ, या गुप्त काल का प्रशासन बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन के आने की भाई संभावना भी ज्यादा ही रहती है। पहले शायद मुझे लगता है दूसरा चैप्टर में आपको बता रहा हूं, और याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और 20-20 नंबर का आएगा, तो अच्छे से लिख करके आएगा। नोट्स के थ्रू आपको समझना क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन भाई मेरे अच्छे से पेपर में लिख करके आइएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगला हमारा भाई मेरे क्वेश्चन करेगा राष्ट्रकूट साम्राज्य पर एक लेख लिखिए। और राष्ट्रकूट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो देखिएगा राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है, ठीक है, ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में आया है, और मध्यकाल में भाई मेरे आया, और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य इसको कहा जाता। किसको, राष्ट्रकूट को, ठीक है। कब आया था, 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में मध्यकालीन भारत में कह सकते कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे मुगल काल है, गुप्त काल है, ठीक है, मौर्य काल है, उसी प्रकार से भाई मेरे राष्ट्रकूट भी हैं, ठीक है। तो इसको राष्ट्रकूटों को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखते भाई, उसकी भूमिका लिखते। देखिएगा राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली राजवंश था। तो राष्ट्रकूट जो है भाई कहां पर आए थे, दक्षिण भारत में आए थे, साउथ इंडिया में आए थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूट है ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का कह सकते हैं प्रभावशाली राजवंश है। इन्होंने दक्कन में क्षेत्र पर शासन किया। दक्कन मतलब समझते हो, दक्कन का आप ये समझ लीजिए आज का जो कर्नाटक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो हमारा इलाका है, इसी क्षेत्र पर कह सकते भाई राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में दक्कन पर इन्होंने शासन किया। राष्ट्रकूटों का जो शुरुआत है 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। कब से कब तक, जो राष्ट्रकूट है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच आया है। इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। ये जो राष्ट्रकूट है दक्षिण भारत में आए थे, लेकिन इन्होंने उत्तर भारत और विशेषकर कन्नौज के साथ इनका भाई संघर्ष होता था। राष्ट्रकूट जो भाई कन्नौज, कन्नौज कहां पर, यूपी में, यूपी में एक रियासत होती थी कन्नौज। तो कन्नौज के साथ राष्ट्रकूटों का भाई मेरे क्या चलता था, युद्ध चलता था, लड़ाई चलती थी। तो राष्ट्रकूट दक्कन में दक्षिण भारत में आए थे, लेकिन उत्तर भारत के साथ इनका युद्ध लड़ाई जो पूरी चलती रहती थी। अब बात करेंगे भाई इनकी उत्पत्ति कब हुई। राष्ट्रकूट की उत्पत्ति को लेकर के बड़ा मतभेद है भाई, इतिहासकारों में लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। अलग अलग इतिहासकार राष्ट्रकूटों को लेकर के अलग अलग बातें बताते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें दक्कन क्षेत्र में स्थानीय राजवंश माना जाता है।
दक्षिण भारत का जो इलाका मैंने बता दिया ना, आज का जो कर्नाटक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो इलाका है, इसी इलाके में कह सकते भाई मेरे राष्ट्रकूटों का उदय हुआ और इनको स्थानीय माना जाता है। इनकी वंश की वास्तविक स्थापना, राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने करी थी भाई मेरे? दंती दुर्ग ने करी थी। एक राजा जिसका नाम है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने क्या करा था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का इसने स्थापना करी, राष्ट्रकूटों की। ठीक है, नाम क्या? दंती दुर्ग। नाम याद रखना, पेपर में लिख करके होगे, नंबर ज्यादा में, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने चालुक्यों को पराजय करके स्वतंत्र, जो दंती दुर्ग था, सुनो, दंती दुर्ग ने क्या करा था? चालुक्यों को हराया था। ठीक है, चालुक्यों को हरा करके कह सकते हैं इन्होंने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने करी है? दंती दुर्ग ने। और यहीं से कह सकते भाई मेरे राष्ट्रकूटों का उदय हुआ है। कहां पर? दक्कन में। ठीक है, अब शासकों की बात करेंगे भाई। जो ये राष्ट्रकूट है, इनके प्रमुख शासक कौन कौन है? जैसे पहला इनका शासक है कृष्ण। ठीक है, राजा है, भगवान कृष्ण का नाम नहीं, बल्कि कृष्ण जो है, कृष्ण कौन है भाई? ये राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया किसने? ये जो कृष्ण फर्स्ट जो है, ये राष्ट्रकूट शासक है, राजा हुआ है, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। ध्रुव धारा वर्ष की इसने करा। उत्तर भारत में इन्होंने अभियान चलाया था, उत्तर भारत में अभियान चला करके कई सारे युद्धों में इसने भाग लिया, कृष्ण फन। उसके बाद है गोविंद थर्ड, ये भी कह सकते राष्ट्रकूट राजा है। राष्ट्रकूटों की शक्तियों को बहुत चरम पर पहुंचाने में कौन किसका नाम आता है? गोविंद थर्ड। ये भी राष्ट्रकूट राजा हुआ है, राष्ट्रकूट राजा हुए भी हुआ है। अगला है अमोघ वर्ष, शांति और सांस्कृतिक विकास के लिए काफी प्रसिद्ध है राष्ट्रकूटों में। ठीक है, कवि राजमार्ग ग्रंथ का संबंध होने से, कवि राजमार्ग एक ग्रंथ है जिसका अमेघ वर्ष के साथ संबंध है। ये तीन भाई मेरे क्या हुए? राष्ट्रकूट शासक हुए, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद थर्ड और अमेघ वर्ष, ये क्या है? राष्ट्रकूट शासक हुए हैं। अब हम बात करें भाई राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है। राष्ट्रकूट जो थे राजतंत्र था, यहां पर राजा होते थे, और भाई राजा का प्रशासन वैसे होगा जैसे हमने अभी गुप्त काल का पढ़ा है। तो राष्ट्रकूट जो थे पूरी तरीके से यहां पर राजतंत्र था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, और प्रशासनिक व्यवस्था में वही राजा ही क्या होता था? सर्वोपरि होता था। साम्राज्य की विभिन्न प्रणालियां हैं। राष्ट्रकूटों ने सबसे पहले राष्ट्र अलग अलग बांट रखे थे, फिर विषय और फिर गांव। इस आधार पर कह सकते हैं राष्ट्रकूटों का क्या था भाई मेरे? पूरा शासन प्रशासन चलता था। सामंतवादी व्यवस्था हमको यहां पर दिखाई देती है। सामंतवाद मैंने आपको बताया ना कि सामंतवाद में क्या होता है कि भाई जो राजा होता है वह, जैसे मान लो राजा है, वह जमीन के टुकड़े क्या कर देता? अलग अलग लोगों में बांट देता है, और उन्हें सामंत बोलते हैं। और सामंत क्या करते? किसानों से खेती करवाते, इसको सामंतवाद बोलते हैं। तो राष्ट्रकूट समय कह सकते हो कि यहां पर सामंतवाद बहुत था। युद्ध के समय राजा की सहायता कौन करता था? सामंत करते थे। सामंत को क्या मिलता था भाई? जमीन का टुकड़ा मिल जाता सामंतों को, और वह किसानों से खेती करवाते थे। और युद्ध जब होता था, सामंत क्या करते थे? राजा की सहायता करते थे। यानी राष्ट्रकूट जब थे उस समय हमें भारत में सामंतवाद दिखाई देता है। राज व्यवस्था क्या है? अगर मैं राष्ट्रकूटों की बात करूं तो इनका मुख्य आधार भाई आय का क्या था? कृषि था। मुख्य यानी कृषि, यानी आय का मुख्य स्रोत इनका भूमि था, खेती होती थी। व्यापार और अन्य गतिविधियां भी राष्ट्रकूट साम्राज्य में होती थी, उससे भी टैक्स लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रकूटों की आय का मुख्य स्रोत क्या था भाई? भूमि कर। ठीक है, मुख्यतः यहां पर भी क्या होती थी भाई मेरे? खेती होती थी राष्ट्रकूट साम्राज्य में। वही बताना कि भारतीय इतिहास में जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, जो पैसा सबसे ज्यादा आता है वो कृषि से ही आता है। अब हम बात करें राष्ट्रकूटों की भाई मेरे आर्थिक व्यवस्था कैसे है, तो देखेगा राष्ट्रकूट साम्राज्य में समय कह सकते हैं भाई खेती होती थी। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, खेती होती थी। सिंचाई के साधन यहां पर काफी बेहतर थे, इसलिए कह सकते खेती जो है काफी अच्छी होती थी। व्यापार और वाणिज्यिक भी होता था। अरब के साथ भाई राष्ट्रकूटों के व्यापारिक संबंध थे। अरब जो देश है, अरब देशों के साथ कह सकते जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है, इनके साथ संबंध थे, इनके साथ इनका व्यापार चलता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में कह सकते यहां पर घोड़ों का व्यापार, मसालों का व्यापार और कपड़ों का व्यापार होता था। अरे भाई घोड़ों का व्यापार खूब होता था, युद्ध में कौन घोड़े काम आते हैं। ठीक है, और अरब के घोड़े काफी अच्छे माने जाते हैं। अरब घोड़े क्या भाई? युद्ध करने में तो घोड़ों का मेन काम है ना। तो
यानी राष्ट्रकूट साम्राज्य में कह सकते हैं यहां पर घोड़ों का व्यापार, मसालों का व्यापार और कपड़ा जो होता था, वस्त्र व्यापार भी यहां पर होता था। शिल्प का काम भी भाई कह सकते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य में खूब हुआ। जैसे यहां पर धातु का काम, धातु क्या है, जैसे धातु यानी आप जैसे मान लो लोहा है, धातु है, ठीक है, पीतल है, वस्त्र निर्माण भी और पत्थर की नक्काशी का काम भी कह सकते हैं यहां पर भाई मेरे खूब होता था। राष्ट्रकूट में अगर आप देखो यहां पर उद्योग धंधे भी खूब लगे थे, शिल्प उद्योग भी होता था और यहां पर पत्थर की नक्काशी का काम होता था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य में भाई कारीगरी का काम खूब होता था। कारीगर अलग, जैसे लोहे की कारीगरी है, लकड़ी की कारीगरी है, मिट्टी की कारीगरी है, धातु की कारीगरी है। तो कारीगरी का काम भी कह सकते हैं यहां पर काफी बेहतर था, काफी सुदृढ़ था, काफी मजबूत था। अगर हम बात करें राष्ट्रकूटों ने भाई संस्कृति में क्या योगदान दिया, तो वास्तुकला खूब है, इन्होंने बड़े बड़े भवन वन बनवाए भाई। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया। एलोरा की जो गुफा, एलोरा जो है उसे राष्ट्रकूट कला का सबसे अच्छा माना जाता है। तो राष्ट्रकूटों ने कह सकते भाई भारत में कैलाश मंदिर यानी एलोरा का निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूटों ने कराया। साहित्य की बातें, राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने हमारी जो भाषा संस्कृत है, पाली है और कन्नड़ भाषा के विकास में विशेष योगदान राष्ट्रकूट साम्राज्य का है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और कन्नड़ भाषा, इन तीन कन्नड़ का मतलब यानी एक खास से कर्नाटक के इलाके में थे भाई मेरे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों का जो मुख्य सेंटर था वो क्या था, आज का जो कर्नाटक है, उसी कर्नाटक में कह सकते इनका मेन सेंटर था, मेन यहीं से उभरे थे, ठीक है। और जैसे अमेघ वर्ष जो है उसने कविराज मार्ग की रचना की, यानी इनको साहित्य में धार्मिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्रकूट जो थे यहां पर हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी भाई मेरे संरक्षण मिला हुआ था। राष्ट्रकूटों का अगर पढ़ेंगे तो क्या हिंदू धर्म के साथ साथ क्या था, यहां पर जो जैन धर्म था, और यहां पर सभी धर्मों को कह सकते भाई मेरे बराबर माना जाता था। अब बात करेंगे राष्ट्रकूटों का भाई मेरे त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो यूपी में जो कन्नौज है, कन्नौज को लेकर के तीन राजवंशों में संघर्ष हुआ था। जैसे पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश, तीन लड़ाई लड़े थे, किसके लिए भाई, कन्नौज के लिए। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में इसको कन्नौज को भाई इत्र का शहर बोला जाता है, इत्र का। यहां पर खूब सेंट परफ्यूम बनता है, कहां पर, कन्नौज में। कन्नौज जो इत्र का शहर है, यूपी में पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज को लेकर के तीन राजवंशों ने कह सकते लड़ाई लड़ी थी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। कौन कौन से, राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार, तीनों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष में उत्तर भारत में शक्ति और प्रभाव का पता चलता है। तो भाई मेरे कह सकते त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने भाग लिया, ठीक है। किस पर, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्राइबल जो स्ट्रगल हुई थी कन्नौज में, तीन राजवंश लड़ रहे थे कन्नौज को लेकर के, ठीक है, यूपी में पड़ता है। और राष्ट्रकूट भाई मेरे कहां से आके लड़ रहे थे, कह सकते कर्नाटक से आके लड़ रहे थे, ये यूपी में आके लड़ रहे थे। इतना बड़ा यानी बहुत विशाल राजवंश है, कह सकते हो राष्ट्रकूट। भाई राष्ट्रकूटों का पतन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुए, तो 8वीं शताब्दी में कह सकते हो राष्ट्रकूट आए थे, 10वीं में निपट लिए, खत्म हो गए। यानी 200 साल लगभग इनका मेनली चला होगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो सामंतवाद बढ़ा, इसलिए कहा जाता कि जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ा यह राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन का कारण बना। आंतरिक संघर्ष, जो राष्ट्रकूट शासक थे, राजा थे, आपस में लड़ते थे, इसलिए भाई मेरे खत्म हो गए। और अन्य दूसरे शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, इसलिए भाई मेरे कहा जाता है कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसका पतन हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्कन में एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। जो राष्ट्रकूट है दक्कन यानी दक्षिण भारत में, यानी खास से कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ जिसको हम राष्ट्रकूट कहते हैं, जिसने न केवल राजनीतिक सत्ता कब्जा की बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में राष्ट्रकूटों का बड़ा योगदान है। राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां भारत के इतिहास में कह सकते विशेष स्थान रखती हैं, अगर हम राष्ट्रकूटों की बात करें। और भाई मेरा राष्ट्रकूट को लेकर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और राष्ट्रकूट को लेकर के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको करवा रहा हूं, यही आपको एग्जाम में भी क्या करना भाई मेरे, लिख करके आना है, ठीक है भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा,
गजनी व गोरी के आक्रमण का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया भारत पर, उनके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिएगा, भारत में राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव को समझने के लिए भाई इसको देखना बहुत जरूरी। देखिएगा, किसी भी देखो क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछेगा कि गजनी, कई बार हो सकता है खाली गजनी आ जाए या गोरी आ जाए या दोनों को साथ एक बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो पूछा था वो गजनी व गोरी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा ये पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई मेरे क्वेश्चन की भूमिका यानी प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। देखिएगा, 11वीं व 12वीं शताब्दी में, क्या बोलोगे, 11वीं या 12वीं शताब्दी में महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने भारत के इतिहास की दिशा बदली। दो लोगों ने, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने जो आक्रमण किया उसे भारतीय इतिहास पर कह सकते इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जहां गजनी के आक्रमण मुख्यतः लूट से था, गजनी जो था उसने भारत पर जो आक्रमण किया वो भाई भारत में लूटने आया था, सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटने के उद्देश्य से आया था। कौन आया था? गजनी जो आया था वो भारत में मात्र लूटपाट का उद्देश्य था, लूट लेना। वहीं गोरी ने जो आक्रमण किया, वहीं गोरी का जो आक्रमण था वो भारत में राजनीतिक रूप से अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी। भारत में राजनीति को बदलने में कह सकते हो कि गोरी का जो आक्रमण था वो काफी डिसाइडेड रहा, क्योंकि भाई गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किया बाद में वो चला जाता है तो उसी के जो सेनापति होते हैं वही आकर के भारत में शासन स्थापित कर देते, दिल्ली सल्तनत। तो गोरी का जो आक्रमण था उसने भारत में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा रख दी। अब देखिएगा प्रभाव क्या पड़ा गोरी और गजनी के। तो देखिएगा, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक विखंडन का लाभ हुआ। देखो, जब गोरी ने या गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भाई मेरे भारत में छोटे छोटे राजघराने होते थे, छोटे छोटे राज परिवार होते थे। यानी गोरी और गजनी के आक्रमण के समय कह सकते भारत में छोटे छोटे राजघराने होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। इससे जो विदेशी आक्रमणकारी थे इस तभी तो भाई उनको सफलता मिली। भारत में कह सकते उस समय कोई बहुत बड़ा राज परिवार नहीं था या बहुत बड़ा राजवंश नहीं था जो मोहम्मद यानी गोरी और गजनी के आक्रमण का सामना कर सके। भारत में राजनीतिक विखंडन था, ये सभी लोग आपस में एकजुट नहीं थे जिसका फायदा विदेशियों को मिला। तुर्की सत्ता की स्थापना गोरी की विजय की बाद, यानी गोरी ने जो भारत को जीता उसकी विजय की बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। भाई वही बोला बताया ना कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत को जीता उसके बाद उसने क्या किया, अपने सेनापतियों में अलग अलग भाग बांट दिया। तो गोरी के भारत में जीतने से भारत में क्या होता भाई मेरे, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था उसका नाम था भाई मेरे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी ने कह सकते आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चल करके भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता और दिल्ली सल्तनत जो कि लगभग काफी लंबे समय तक चलती है। राजपूत शक्ति का पतन, भाई कह सकते गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में जो राजपूत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली थे उनका धीरे धीरे पतन हुआ। विशेषकर पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है वह राजपूत शक्ति के पतन का कारण बना। ठीक है भाई, मोहम्मद गोरी ने तो कह सकते पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के युद्ध में। भाई तराइन के युद्ध, जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि भारत का जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? गोरी ने हराया। इससे कह सकते कि भारत में राजपूत जो शक्ति है वह धीरे धीरे कमजोर हुई। उत्तर भारत में भी कह सकते जो राजपूतों का प्रभुत्व है वह धीरे धीरे क्या हो भाई मेरे, धीरे धीरे पूरी तरह से कमजोर होता चलेगा। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भाई गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में उन्होंने लोगों ने भाई मेरे खूब धन संपदा लूटी। अरे गजनी तो भारत में जो उसने आक्रमण किया तो यहाँ तो हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं लूटने आया था। इससे भाई हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, देश पूरी तरह से गरीब होता चलेगा। गजनी के आक्रमण से भारत के मंदिरों को, नगरों को खूब लूटा गया। यहाँ जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो सोने चांदी थे, जो हीरे जवाहरात थे, भाई इसको पूरी तरह से लूटेगा। जिसे सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से गजनी ने भाई मेरे लूट लिया। अरे भाई उसने बहुत बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, उस मंदिर के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी के थे भाई वो सारा गजनी लूट लाट के चला गया।
ठीक है। इससे भारत में कह सकते भाई मेरे गरीबी आई, हमारा पैसा सारा चला गया, जो धन संपदा थी चली गई, आर्थिक असंतुलन हुआ। बार बार जो एक गजनी आक्रमण करता था, इससे भारत में व्यापार प्रभावित हुआ और हमारी कृषि पर भी कह सकते इसका बुरा प्रभाव पड़ा। गजनी और गोरी ने जो आक्रमण किया, इससे भारत में कई सारे नगरों का पतन हुआ, कई सारे शहरों का पतन हुआ। इससे कह सकते भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह भी काफी हद तक कह सकते भाई मेरे कमजोर होती चली गई इन दोनों के आक्रमण से। संपत्ति का बाह्य प्रभाव हुआ। भारत में मोहम्मद गोरी ने और महमूद गजनी का जो आक्रमण था, उससे भारत की जो धन संपदा थी वो सारी लूट लाट के कह सकते हैं लोग भाई मेरे मध्य एशिया ले गए, और हमारा देश भाई कह सकते पूरी तरीके से दिन प्रतिदिन वो कमजोर और गरीब होता चला गया। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा भाई? गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में जो मंदिर हैं, भारत में मंदिर पूरी तरीके से समाप्त हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, और हिंदू मुस्लिमों में क्या हुआ, इससे हिंदू और मुसलमान में जो तनाव था वह धीरे धीरे कह सकते काफी हद तक बढ़ता चला गया। यानी हिंदू और मुस्लिमों में जो तनाव है, जो संघर्ष है, वो तनाव और संघर्ष ज्यादा बढ़ा, क्योंकि गोरी के आक्रमण से भारत में जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, इससे हिंदू और मुसलमानों में जो संघर्ष है वो बहुत बढ़ा। नए धर्म और सांस्कृतिक प्रवेश हुआ। भाई गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, इससे भारत में धीरे धीरे इस्लाम बढ़ा। सूफी संतों का प्रभाव भी कह सकते हैं कि गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में सूफी संतों का आगमन हुआ। सेना पर प्रभाव पड़ा और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिएगा, भारत में जब गोरी और गजनी ने आक्रमण किया, इससे भारत में क्या हुआ भाई, तुर्की घोड़े खूब आने लगे। भारत में तुर्कों की घुड़सवार सेना और युद्ध कौशल अधिक प्रभावी हुए। यानी भारत में अब जो घोड़े थे वो तुर्क से आने लगे, और भारत में जो सेना थी वो धीरे धीरे, यहां घोड़े अच्छे आए तो भारत में जो युद्ध कौशल था, सेना कौशल था, वह गोरी और इसके आक्रमण से काफी मजबूत हुआ। भारतीय शासकों ने अपनी सैन्य व्यवस्था में बदला। भारतीय शासकों को लगा कि भाई मेरे, हमको भी गोरी और गजनी की तरह अपनी सेना को बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका भी प्रभाव पड़ा। केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत में सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकृत, यानी राजा ही पूरे शासन प्रशासन को चलाएगा। इस प्रकार से केंद्रीकृत क्या हुआ, इस प्रकार से केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत कह सकते हैं हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। भाई गोरी और गजनी के आक्रमण का हमारे देश पर सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इंडियन और इस्लामिक, गोरी और गजनी के आक्रमण से क्या, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे भारत में इंडो इस्लामिक, भारतीय और मुसलमानों दोनों की संस्कृति का विकास होता है। इससे भारत में वास्तुकला, भाषा, कला, इसका विकास हुआ। भारत में फारसी भाषा का प्रभाव आगे बढ़ा। गजनी और गोरी के आक्रमण से भारत में फारसी भाषा का जो प्रभाव है, अरबी भाषा का प्रभाव पड़ा, और भारत में नए नए स्थापत्य बने। गोरी और गजनी के आक्रमण से कह सकते भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ, मकबरों का निर्माण हुआ, और भारत में जो स्थापत्य कला है, जो नए नए भवन है, जो नई नई शैली है, उसकी भी शुरुआत कह सकते गोरी और गजनी के आक्रमण से काफी हद तक प्रभाव पड़ा। अब इस क्वेश्चन का भाई मेरे हम लोग निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, गजनी और गोरी के आक्रमण ने भारत की राजनीतिक ढांचे को पूरी तरीके से बदल दिया। क्या बोला? गोरी और गजनी के आक्रमण से भारत का जो राजनीतिक ढांचा था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वह पूरी तरीके से चेंज हो गया। गजनी के आक्रमण ने जहां अस्थायी लूट, गजनी ने तो भाई मेरे भारत पर जो आक्रमण किया तो सिर्फ लूटने आया था, यहां से सोने चांदी हीरे जवाहरात भाई मेरे गजनी जो सब कुछ लूट के ले गया। लेकिन गोरी का जो आक्रमण था उसने भारत में क्या किया, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करवा दी। इन आक्रमण से भारत में, गोरी और गजनी के आक्रमण से कैसे भारत में नई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ, और आगे चल करके भारत में जो मध्यकाल का इतिहास है उसमें काफी बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। तो गोरी और गजनी वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएगा।
और इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना है वो काफी हद तक है और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला भाई मेरे हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में रिपीट होता रहता है और आपको देखने को जरूर मिलेगा। राजपूतों के उद्गम व उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद की व्याख्या करिए। यानी जो राजपूत हैं उनका उदय कैसे हुआ है, यानी राजपूत कहां से आए हैं। ठीक है, इसको लेकर के एग्जाम में मैं कह सकता हूं हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम टू सेम क्वेश्चन ये आएगा, राजपूतों की उत्पत्ति व उद्गम से संबंधित। क्योंकि इतिहासकारों में क्या है, बहुत बड़ा मतभेद है। कोई इतिहासकार राजपूतों के लेकर के कोई दूसरी व्याख्या करता है। कई सारे इतिहासकारों ने कहा भाई जो राजपूत राजवंश है ये तो अग्निकुंड में से निकला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों में राजपूत राजवंश को लेकर के उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिएगा किसी भी क्वेश्चन की भाई सबसे पहले हम लोग लिखते प्रस्तावना यानी भूमिका। देखिएगा जो राजपूत शब्द है, राजपूत शब्द का मतलब राजा का पुत्र यानी राजा का लड़का। यार राजपूत को किसको बोलते हैं? जो राजा का पुत्र है, जो राजा का लड़का है उसी को बोला जाता है क्या भाई मेरे? राजपुत्र। यानी शासक वर्ग के लोगों को राजपूत कहा गया है। क्या कहा गया है? जो शासन करता था या जो राजशाही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? राजपूत कहते हैं। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच, याद रखना 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब समझते हो? ये कहने का मेरा मतलब है आप कर्नाटक से लेकर के, ठीक है, यानी आप इधर उत्तर से लेकर के पश्चिम का जो हमारा इलाका है इसके बीच में कह सकते हैं राजपूत शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, देखो पहले भाई क्षत्रिय हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा ना कि चार थे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजपूतों को लेकर के कहा जा कि जो राजपूत हैं ये 12वीं से लेकर के 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में राजपूतों का उदय हुआ है। लेकिन उनका वास्तविक उद्गम क्या है, इतिहासकारों के बीच बड़ा विवाद है। भाई राजपूत कहां से आए हैं, राजपूत की शुरुआत कहां से हुई है, इसको लेकर के अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग चीजें कहते हैं। ठीक है, अब देखेगा राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बताइए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विदेशी मूल। कई सारे लोगों का मानना था भाई कि जो राजपूत है विदेशी है। देखिएगा विदेशी लोगों का क्या मानना, देखिएगा इस मत के अनुसार राजपूत विदेशी जातियों से उत्पन्न हुआ है। यानी कई सारे इतिहासकारों का मानना था कि जो राजपूत है, राजवंश है, ये तो भाई मेरे विदेशी हैं, इस देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं। ठीक है, विदेशी इनको बताते हैं बहुत सारे, फॉरेनर यानी ओरिजिन इनकी थ्योरी दी गई है कि जो राजपूत राजवंश हैं ये विदेशी हैं। कुछ इतिहासकार, जैसे अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं तो उन्होंने कहा कि जो राजपूत हैं भारत में जो शक आए थे, हूण आए थे और कुषाण आए थे, विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज हैं। यानी जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जैसे कौन कौन? शक, हूण और कुषाण, इन्होंने भाई विदेशी थे, इन्होंने इंडिया पर अटैक करा था। ठीक है, तो कई सारे इतिहासकारों का यह मानना था कि जो राजपूत है विदेशी हैं, जो शक थे, कुषाण थे, हूण थे, इन आक्रमणकारियों के वंशज हैं। ये विदेशी भारत में आकर के बस गए हैं। ये लोग, राजपूत विदेशी था, ये भारत में आके बस गया है और हमारी सभ्यता संस्कृति में घुल मिल गया है। ये राजपूत बाद में क्षत्रिय कहलाए। क्या करें कि जो राजपूत जो है भाई मेरे विदेशी थे, ये भारत में आए, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और बाद में हमारे कल्चर में, हमारे सभ्यता संस्कृति में मिल गए, बाद में यही क्षत्रिय कहलाए। ये कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। देखो इसकी कई सारे लोगों ने आलोचना भी की है। इस सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं। जिन इतिहासकारों ने कहा कि राजपूत विदेशी हैं, विदेशी आक्रमणकारी थे और भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, हमला किया और बाद में यहीं पर वो बस गए, क्षत्रिय कहलाए, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भारतीय ग्रंथों में राजपूतों को विदेशी नहीं माना गया है। जो कई सारे इतिहासकार कह रहे हैं भाई मेरे कि राजपूत जो है विदेशी है, लेकिन भारतीय जो ग्रंथ है, यानी भारत में जो लिखे गए जितने ग्रंथ है उसमें राजपूतों को विदेशी नहीं माना गया है।
ये राजपूतों को विदेशी अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा है। क्या बोला मैंने? राजपूतों को विदेशी कौन बोला? जितने अंग्रेजी इतिहासकार थे, ब्रिटिश जो हिस्टोरिकन है, विदेशी लोगों ने, यानी ब्रिटेन के जो, भाई भारत का इतिहास तो ज्यादातर, भारत तो ब्रिटेन का गुलाम रहा, अंग्रेजों गुलाम रहा हमारा देश, तो भारत का इतिहास ज्यादातर अंग्रेजों ने लिखा। तो उन अंग्रेजों ने भैया कहा कि भाई मेरे कि जो राजपूत है विदेशी हैं। अगला क्या? भारतीय प्राचीन क्षत्रिय मूल। देखो कई सारे लोगों का कहना कि राजपूत जो हैं क्या मानते हैं कि राजपूत जो है प्राचीन वैदिक क्षत्रिय के वंशज है। कई सारे इतिहासकारों का मानना कि भारत में जो क्षत्रिय थे, मैंने बोला ना कि भारत में भाई मेरे वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो पहला भाई वर्ण है ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा भाई क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है भाई शूद्र। तो जो क्षत्रिय हैं, कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो राजपूत हैं ये क्षत्रियों के वंशज हैं। क्या बोला मैंने? कि कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि ये क्षत्रिय जो थे, भारत में जो क्षत्रिय थे, इन्हीं के वंशज जो हैं वो राजपूत हैं। जैसे अगर हम बात करें सीवी विद्या जैसी इतिहास, यानी कह सकते हैं ओझा और सीवी विद्या जैसे इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि जो राजपूत हैं इन्होंने अपने वंश को सूर्यवंश और चंद्रवंशी कहा है। जैसे अगर आप देखो ना भगवान राम क्या है, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राजपूत हैं वो क्षत्रियों के वंशज हैं। ये भी बात कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि राजपूत जो हैं ये तो क्षत्रिय हैं, जिनको हम खास आम भाषा में हम लोग ठाकुर नहीं कह देते। तो जो क्षत्रिय जो ठाकुर है उन्हीं के वंशज जो हैं वही राजपूत कहलाए हैं, एक कई सारे इतिहासकारों का कहना। देखेगा प्राचीन क्षत्रिय जो थे और मध्यकाल में वही राजपूत कहलाए, यानी इनका कहना है भाई प्राचीन काल में पहले के समय में जो क्षत्रिय कहलाते थे वही आगे चल करके राजपूत कहलाए, ऐसे लोगों का मानना है। यह सिद्धांत अधिकतर गौरव बढ़ाने के जुड़ा, यानी कहते बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह सिर्फ गौरव बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको हमने क्षत्रियों को राजपूतों से जोड़ दिया है, ऐसा मानना है। अगला देखिएगा अग्निकुंड का सिद्धांत, सबसे ये आपकी एग्जाम में बुक में भी दे रखा है भाई मेरे। कहा गया कि जो राजपूत है ना ये अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब समझते जैसे हम लोग हवन नहीं करते, जब हवन करते हैं तो उस हवन के जो कुंड रखते हैं, जो जिसमें हवन स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसमें से भाई मेरा राजपूत निकला हुआ है, ऐसा भी इतिहासकारों का कहना। आप देखिएगा अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है। देखिएगा यह सिद्धांत बताता कि राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। माउंट आबू राजस्थान में भाई मेरे एक जगह है माउंट आबू, माउंट आबू में क्या हुआ था, बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने यज्ञ किया, हवन किया, उस यज्ञ और हवन से राजपूत निकले हैं अग्निकुंड में से, यानी जैसे स्वाहा स्वाहा करते नहीं, उस अग्निकुंड में से राजपूत निकला है। कौन कौन? जैसे परमार, परमार, परमार राजपूत, परमार, चौहान, प्रतिहार और सोलंकी। क्या बोला? यानी कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि जो राजपूत हैं वो अग्निकुंड से निकले हैं, ऋषि मुनियों ने हवन किया, उस हवन कुंड से राजपूतों का ओरिजिन, यानी वो उसमें से निकला। कौन कौन से राजपूत राजवंश? जैसे परमार हैं, चौहान है, प्रतिहार हैं और सोलंकी जो राजपूत हैं, ये अग्निकुंड का सिद्धांत है। आपकी बुक में भी अग्निकुंड का सिद्धांत है। कई सारे इतिहासकारों, हिस्टोरिकन है भाई, इतने पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि जो राजपूत है वो तो हवन के कुंड में से निकला हुआ है, ये कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, यह पौराणिक कथा, यानी हमारे यहाँ पर जो कथाएं नहीं होती, उन कथाओं का मानना है कि राजपूत अग्निकुंड से निकला, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, यानी कई सारे लोगों ने इस पर शक भी किया, लेकिन नई शक्तियों को देख लिए मानना है कि भारत में जो राजपूतों का दो है, खास उसे राजपूत कौन? जैसे परमार हैं, चौहान हैं, सोलंकी हैं, गुज्जर प्रतिहार जो राजपूत रहे हैं, इनका मेन मानना यही था कि भाई ये हवन कुंड से निकले हुए हैं। अगला क्या? मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत क्या मानता है। देखिएगा सबसे अधिक स्वीकार सिद्धांत ये मानता है, जैसे आर्य शर्मा और रोमिला थापर, इन लोगों का नाम है, ये नाम याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? आर्य शर्मा और रोमिला थापर जैसे बड़े इतिहासकारों, यानी आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत कोई जाति नहीं थे, बल्कि इन्होंने विभिन्न जनजातीय विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन क्षत्रियों का मिश्रण है। यानी आर्य शर्मा और रोमिला थापर का कहना है कि राजपूत जो है कोई जाति नहीं है, बल्कि जो हमारे यहाँ पर जनजाति थे, जो आदिवासी थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्हीं की मिक्स है, उन्हीं का मिक्स कॉन्सेप्ट भाई क्या है? राजपूत है। किसने माना है इसको? भाई माना है आर्य शर्मा या रोमिला थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं।
सामाजिक राजनीतिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी राजपूतों को पहचान दिलाने में कामयाब रही है। भूमि अधिकार और शक्ति जैसे अधिकार बताते हैं कि राजपूत जो हैं, देखो राजपूत जो थे भाई उनके पास जमीन है, दूसरा वो क्या है कि शक्तिशाली वर्ग है, शासक वर्ग रहा राजपूत। इसलिए कह सकते हैं राजपूतीकरण की प्रक्रिया में कई सारी जनजाति है, यानी रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा मानते हैं कि जो राजपूत हैं भाई ये मिश्रित हैं। कौन कौन मिक्स हैं? जनजातीय, विदेशी और आक्रमणकारियों का मिक्स कॉन्सेप्ट जो है वही राजपूत हैं। सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत क्या मानते हैं? देखो कुछ इतिहासकारों का मानना कि राजपूत एक सामाजिक वर्ग है, ना कि केवल वंश है। कई सारे इतिहासकार कहते हैं जो राजपूत हैं ये कोई सामाजिक वर्ग यानी सोशल ग्रुप नहीं, यानी स्टेटस ग्रुप नहीं, बल्कि ना कि केवल वंश है। राजपूत जो है ये भाई सत्ता, भूमि और प्रतिष्ठा के आधार पर पहचान बनी, यानी जिन लोगों के पास जमीनें थी, जिन लोगों ने शासन किया, जिनका समाज में मान सम्मान था, वही आगे चलकर के राजपूत कहलाए हैं। ऐसा भी कई सारे इतिहासकारों का मानना है। कई सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि भाई जो राजपूत हैं ये राजनीतिक सामाजिक सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट रहा कि समाज में भाई जिनका समाज में रुतबा था, जिनका राजनीति में रुतबा था, जिनका वर्चस्व था, वही लोग आगे चलकर के राजपूत कहलाए हैं। ऐसा भी कई सारे इतिहासकारों का मानना है। अब भाई किसी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना तो बहुत जरूरी होता है, मैंने आपको बता ही रखा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है 20 नंबर का आएगा और 20 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको कम से कम 4 पेज तो लिखना पड़ेगा। देखिएगा निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल सिद्धांत है। नहीं भाई, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है, यानी हर इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। केवल हम इन सिद्धांतों से समझ नहीं सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार हैं राजपूतों को लेकर के कहते हैं इनका मिश्रित उत्पत्ति हुई है, सबसे तार्किक है। यानी राजपूत जो है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों का सबसे बड़ा योगदान है। जिन लोगों का समाज में रुतबा था, जिन लोगों का राजनीति में वर्चस्व था, वही आगे चल करके राजपूत हैं। यानी राजपूत एक क्या है? मिश्रित उत्पत्ति हम इनको मान सकते हैं। लेकिन कई सारे इतिहासकार बोलते हैं कि भाई राजपूत अग्निकुंड से निकला था। कई सारे लोगों इतिहासकारों ने कहा कि राजपूत भाई मेरे विदेशी है। कुछ लोगों ने कहा कि जो राजपूत है जो क्षत्रिय थे उन्हीं के वंशज कहलाए। भाई कई सारे इतिहासकारों का मानना कि राजपूत जो है ये मिक्स्ड यानी मिश्रित जातियों से आए हैं, वो राजपूत कहलाए हैं। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है, सबका एक विचार नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के इतिहासकारों में बहुत बड़ा मतभेद है। हर इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के कंफ्यूज है, वो एक मत नहीं है। सब इतिहासकारों का एक मन नहीं है। कोई कह रहा कि भाई अग्निकुंड से निकल गया है राजपूत, कोई कह रहा कि जो राजपूत है तो विदेशी थे, जो भारत में विदेशी लोग आए थे वो घुल मिल गए, वही खुद को क्षत्रिय राजपूत कहने लगे। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई जो राजपूत हैं जो हमारे देश में क्षत्रिय थे वही आगे चल करके राजपूत कहलाए हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के इतिहासकारों में बहुत ज्यादा वाद विवाद बना हुआ है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? भक्ति आंदोलन के उदय और महत्व का विश्लेषण करिए। भक्ति आंदोलन क्या है? यानी आप लोग कह सकते हो कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक भारत में जो भक्ति काल चला उसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने मीराबाई, सूरदास, कबीर, रस खान, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भारतीय जो समाज है, याद रखना, भारतीय समाज में जातिवाद बहुत ज्यादा है। तो जिस प्रकार से भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत बहुत ज्यादा था, इस वजह से कई सारे लोग जो थे हिंदू धर्म छोड़ करके वो दूसरे धर्मों में चले जाते थे, कन्वर्ट हो जाते थे। कोई बौद्ध बन जाता था या कुछ लोग मुसलमान धर्म में चले जाते थे। इसलिए आप कह सकते कि यानी हिंदू संतों के द्वारा चलाया गया जो एक प्रकार से साहित्यिक आंदोलन था उसी को हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। आप सबको ये चीज पता ही होगी कि भारत में जातिवाद जो है वो बहुत ज्यादा है। समाज में छुआछूत, जातिवाद, झाड़ फूक, टोना टोटका समाज जो था वो बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो गया था। आप सबको पता होगा कि जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इनका तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित था। तो ये लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं ना। तो उसी लिए कह सकते कि जो साहित्यिक और धार्मिक आंदोलन चला उसी को हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। देखिएगा भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में खास तौर से 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक चला।
इसकी शुरुआत तो 7वीं शताब्दी में जरूर होती है, लेकिन मूलतः जो भक्ति आंदोलन था 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक चला। ये जो भक्ति आंदोलन है ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। क्या था? भक्ति आंदोलन क्या है? यह एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्ति की भक्ति पर जोर दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे भाई मान लो जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनका तो ये तो मंदिर में घुस ही नहीं सकते थे, तो भाई ये भगवान की भक्ति कैसे करेगा? ये भगवान को कैसे भजेगा? इसका कल्याण कैसे होगा? ये इसका कैसे चलेगा? तो कह सकते हैं हिंदू संतों के द्वारा, भाई कहा गया ना जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो कह सकते कबीर हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं, इन संतों ने कह सकते भारतीय समाज में जो जातिवाद है उस जातिवाद को तोड़ने का काम किया और पूरे हिंदू समाज में भक्ति के धारा का जो प्रवाह किया गया वही भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू जरूर होता है जो कि बाद में पूरे उत्तर भारत में व्यापक तौर से फैल गया। भाई भक्ति आंदोलन भारत में क्यों हुआ, उसके कारण क्या है? क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा जातिवाद है, कर्मकांड है, ब्राह्मणवाद है, झाड़ फूंक है, टोना टोटका है। आप सबको मैंने बताया ना कि भाई मेरे यहां पर तो आम जो है कह सकते जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, भाई ये तो धर्म ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते थे, ये तो पूजा पाठ इनका तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो ये भक्ति कैसे करेगा? और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ब्राह्मणवाद में अत्यधिक कर्मकांड है और यज्ञ हवन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आम जनता के लिए धर्म को मानना बहुत कठिन हो गया था, यानी आम जनता इतना ज्यादा कर्मकांड हो गया था, इतना ज्यादा झाड़ फूंक टोना टोटका हो गया था क्योंकि जो आम लोग थे वो कह सकते कि धर्म से दूर होते चले जा रहे थे। इसलिए समाज में एक प्रकार से जो जातिवाद छुआछूत ज्यादा हो गया था उसको दूर करने के लिए हिंदू संतों के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वही भक्ति आंदोलन है। क्योंकि भाई हमारे धर्म में देखोगे तो बहुत ज्यादा कर्मकांड बहुत ज्यादा है, झाड़ फूंक होता है, टोना टोटका होता है, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, बड़े बड़े हवन होने लगे थे। तो भाई जो गरीब व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो पूजा पाठ बड़े बड़े नहीं करवा पाएगा, यज्ञ हवन नहीं करवा पाएगा, उसका तो भाई मंदिर में तुम घुसने नहीं दोगे, तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? वो भगवान को कैसे भजेगा? इसलिए कह सकते हो कि ऐसे लोग दूसरे धर्म में चले जाते थे, यानी कह सकते हो रिलीजन बदल लेते थे। तो कह सकते कि हिंदू संतों ने जो थे उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस आंदोलन को चला, जिसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। जाति व्यवस्था की कठोरता पर सबसे ज्यादा बात की गई भक्ति आंदोलन में, क्योंकि भारतीय जो समाज था, जो हिंदू समाज है, उसमें तो भाई मेरे जाति बहुत तगड़ी है ना। आप सबको पता हो ना कि समाज में जो ऊंच नीच था, जो छुआछूत था, इसका प्रचलन तो बहुत ज्यादा था। और समाज में जो निम्न वर्ग है, जिसको हम कह सकते दलित है, आदिवासी है, एससी एसटी ओबीसी हैं, उनके समाज में उनको धार्मिक आधार पे वंचित रखा जाता था। तो भारत में कबीर हैं, रविदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई है, रसखान है, तो इन संतों ने समाज को संदेश दिया कि भाई आप लोगों को समानता का संदेश दिएगा ना, कि हम लोगों को एकजुट हो जाइए। क्योंकि समाज देखा ना कि भाई जब हमारे देश में हिंदू मुसलमान होता रहा और विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, तो भारतीय समाज को एकजुट रखने के लिए और भारतीय समाज में जो जातिवाद है उस जातिवाद को तोड़ने के लिए कह सकते हैं कि हिंदू संतों के द्वारा चलाया गया आंदोलन भक्ति आंदोलन रहा। इस्लाम का प्रभाव देखो, भारत में जब मुसलमान आए, खासतौर से याद रखिएगा कि भारत में जब मुसलमानों की शुरुआत होती, जब भारत में इस्लाम आया, तो इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत, मुसलमानों में सबसे बड़ी खासियत भाई यही है कि इस्लाम जो है एक ईश्वरवाद की बात करता है। एक ईश्वरवाद का मतलब एक ही ईश्वर को मानना, एक ही ईश्वर की पूजा करना। और हिंदुओं में क्या रहा, हिंदुओं में तो भाई बहुदेववाद है, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करना हमारे यहाँ होता ना। जैसे भाई कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, भोले बाबा की कोई पूजा करता है। तो हिंदुओं में जो बहुदेववाद था, इससे समाज में बहुत यानी कह सकते टूटन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि समाज को एकजुट रखने के लिए। क्योंकि इस्लाम के आने से हिंदू संतों को लगा कि हमें भी लोगों को जोड़ने के लिए एक ईश्वरवाद पर बल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि भक्ति आंदोलन में एक ऐसी धारा चली जिसने कहा कि भाई भगवान जो ईश्वर जो है, ईश्वर निराकार है,
भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है। जैसा कि इस्लाम मानता है कि अल्लाह का न तो कोई रंग है, न तो रूप है, न तो कोई आकार है, न कोई प्रकार है, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी कह सकते हैं कि जो खास तौर से ब्रह्म को लेकर के जो धारणा रही वो यही रही। तो इस्लाम का जो एकेश्वरवाद था और समान विचार का प्रभाव हिंदू संतों पर पड़ा, सूफी संतों का प्रभाव हिंदू भक्ति आंदोलन के संतों पर पड़ा, यानी इससे धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना विकसित हुई। यानी कह सकते हैं इस्लाम के प्रभाव का भी कारण कह सकते हैं, जिस वजह से भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत में मुसलमान आए और भारत में जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके साथ भाई मेरे बहुत ज्यादा छुआछूत, जातिवाद बहुत ज्यादा था। आप मंदिर में घुसने नहीं देंगे, मंदिर में एंटर होने नहीं देंगे, आप पूजा पाठ नहीं करने देंगे। तो इस वजह से जो निम्न जातियां थी, या कह सकते हैं जो अछूत जितने जातियां मानी जाती थी, उन्होंने धीरे धीरे हिंदू धर्म को छोड़ करके जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने लगे, तब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो संत हैं, उनको लगा कि जब तक हिंदू धर्म में भाई एक प्रकार के रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप धार्मिक सुधार नहीं करेंगे, तब तक समाज को एकजुट रखना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस्लाम का प्रभाव का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। समझ रहे? तो भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे जो दो धारा है ना, एक तो आप देखोगे तो भक्ति आंदोलन में जो लोग रहे, उन्होंने एकेश्वरवाद पर भी बल दिया कि भाई एक ही ईश्वर को मानिए, ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है, जो जैसा कि इस्लाम ऐसे मानता है। तो एकेश्वरवाद पर भी भक्ति आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभाव इसीलिए रहा ताकि सभी लोग एक जैसे ईश्वर को माने, उनमें एकजुटता आए। राजनीतिक कैसे था? देखो, भारत में बार बार विदेशी आक्रमण होता रहा। याद रखिएगा कि भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ज्यादा मजबूत रहे। क्या है? भारत में दो जातियां, खासतौर से भारत में दो जातियां बहुत ज्यादा मजबूत रही। पहला है क्या है? पहला ब्राह्मण और दूसरा है क्षत्रिय। तो देखो, जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जब विदेशी लोग आए, तो सबसे ज्यादा ठेस किसे पहुंची? ब्राह्मण और क्षत्रियों को। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को लगा कि भाई जिस प्रकार से बाहरी लोग आकर के आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जातिवाद तो बहुत गहरा है ना, जातिवाद की जो जड़ें भारत में रही वो बहुत गहरी हैं। तो उस जातिवाद को दूर करने के लिए कह सकते हैं इस भक्ति आंदोलन को चलाया गया, क्योंकि भारत में बार बार विदेशी आक्रमण होता था। इसलिए भारतीय जनता का जो मानसिक संतुलन था, मानसिक शांति के लिए या लोगों को एकजुट करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। देखो, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है यह दक्षिण भारत से हुई है। ठीक है? आदि गुरु शंकराचार्य या कह सकते अलवाल और नारायण संतों के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन रहा। देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई है। भाई कहां से हुई भक्ति आंदोलन की शुरुआत? तमिलनाडु से। क्योंकि अगर आप देखें साउथ में भी ब्राह्मणवाद बहुत भयंकर है। क्या बोलोगे कि तमिलनाडु हो या केरल, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर ब्राह्मणवाद की जो जड़ें बहुत गहरी हैं, आज भी वहां जड़ें बहुत गहरी हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अलवार और नैनार। अलवार कौन है? जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवार संत कहा गया, और जो भगवान शंकर की पूजा करते थे उनको नैनार बोला गया। इसलिए देखो, वैष्णववाद और शैववाद रहा हिंदू धर्म में। ठीक है? तो देखेगा भक्ति आंदोलन का महत्व है। देखो भाई, जो भक्ति आंदोलन रहा है, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया है। धार्मिक सुधार है, लोगों को ईश्वर को, यानी लोगों को भगवान से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो। यानी भाई व्यक्ति को और ईश्वर से जोड़ने के लिए किसी मीडिएटर, यानी किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। और भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग, इसकी भावना पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। सामाजिक समानता पर भक्ति आंदोलन मूलतः यही रहा कि भाई जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, आप इसको छोड़िए। वही बने बोला ना कि भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा ना कि भाई हरिका बजे सो हरिका होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान किसी से जाति नहीं पूछते हैं कि आपकी कौन सी जाति है, आपकी कौन सी कास्ट है, बल्कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमारे समाज में भाई ये जातिवाद, भेदभाव क्यों बना हुआ है? तो जो भक्ति आंदोलन है ये सामाजिक समानता पर बल देता है कि भाई समाज में सबको बराबर मानिए, किसी के साथ भी आप भी छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, इन सारी चीजों को मत करिए। ठीक है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई, ये जो दोहे रहे या जितने भी
सामाजिक समानता के संदेश दिए गए कि भाई जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, आप इसको हटाइए। सभी को समान बताया गया, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ण हो। भगवान तो भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं ना, यही कहा गया ना, जिसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई सभी को बराबर मानिए। भाषाई विकास, देखो जो भक्ति आंदोलन रहा, इसमें भक्ति आंदोलन में जो संत रहे, उन्होंने हिंदी भाषा, तमिल भाषा, मराठी भाषा, तमाम जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उसमें संतों ने कह सकते कि अपने प्रवचन दिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, भक्ति आंदोलन जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत ज्यादा बल देता। देखो भारत में जब भक्ति आंदोलन चला, उसी के साथ साथ कह सकते भारत में सूफी आंदोलन भी चला। सूफी आंदोलन क्या है? सूफी आंदोलन कह सकते जिस प्रकार से हिंदू संतों ने हिंदू समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया, उसी प्रकार से इस्लाम में जो धार्मिक बुराइयां थी, जैसे इस्लाम में कट्टरवाद है या शरिया को लेकर के जो सारा विवाद है, उसको लेकर के जो सूफी आंदोलन चला। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन था वह हिंदू और मुस्लिम एकता पर सबसे ज्यादा बल देता है। भारत में जो धार्मिक संघर्ष था, हिंदू मुसलमानों का जो धार्मिक संघर्ष था, उस धार्मिक संघर्ष, हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ते रहते थे ना, तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें यही बात कही गई है कि भाई धर्म जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मूल भावना है वो लगभग एक ही है। इस्लाम में जो बुराइयां थी उसके लिए भाई सूफी आंदोलन चला। जैसे आप देखोगे चिश्ती संप्रदाय है, सोहरावर्दी संप्रदाय है, आप लोग जानते हो ना भाई। आप देखो गरीब नवाज को, मुद्दीन चिश्ती में देखो औलिया को सब लोग चढ़ाने जाते हैं चादर ना, तो क्या है वो सूफी संत हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के अगर मैं संतों की बात करूं, जैसे सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, ये भक्ति आंदोलन के संत रहे। उसी प्रकार से अगर आप देखें इस्लाम में जो बुराइयां थी, ठीक है, इस्लाम में जो कट्टरवाद है या शरिया को लेकर के जो सारी चीजें हैं, उसको लेकर के जो सूफी आंदोलन रहा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन लगभग कह सकते भारत में एक साथ चल रहा था। ठीक है, तो हिंदू संत और मुसलमान संत इनमें बहुत ज्यादा आसपास रहे। खासतौर से अगर मैं बात करूं जैसे ये रहा, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन ने बहुत ज्यादा बल दिया। सांस्कृतिक योगदान, जो भक्ति आंदोलन रहा, इसमें भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान है, रैदास हैं, ठीक है, ये जितने थे भाई, इन्होंने जो दोहे लिखे, जो भजन लिखे, जो गीत लिखे, जो छंद लिखे, उसके जरिए भक्ति संगीत, भजन कीर्तन, इससे भारतीय साहित्य को बहुत ज्यादा बल मिला। भाई कबीरदास के दोहे आप पढ़ लीजिए, तुलसीदास को पढ़ लीजिए, मीराबाई को पढ़ लीजिए, सूरदास को पढ़ लीजिए। इससे भारतीय जो साहित्य था, यानी हमारा जो लिटरेचर था, वो उसको भी बहुत ज्यादा भाई भक्ति आंदोलन से बहुत ज्यादा बल मिला। व्यक्तित्व आध्यात्मिकता का विकास हुआ, ईश्वर के प्रति व्यक्ति का जो संबंध रहा, उससे भक्ति आंदोलन को बहुत ज्यादा बल मिला। धर्म भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा सरल बनाया ना। अरे भाई हमारे यहाँ तो माना जाता था बिना मंदिर में जाए भगवान की पूजा कहीं नहीं जा सकती थी, लेकिन आप देखिए आज तो लोग भाई लोग घर में बैठ करके माला फेर लेते हैं, राम राम कर लेते हैं, बेड पर बिस्तर पर बैठे बैठे लोग पूजा पाठ कर ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। इससे वही बात है ना कि भाई भक्ति आंदोलन में तो यही सारी चीजें नहीं है कि भाई भगवान किसी से जाति पाति पूछते नहीं है, जिसने भगवान को भज लिया भगवान उसी को हो जाते हैं। अगर आपका मन पवित्र है तो आपके घर में भगवान है, भगवान जो हमारे कण कण में विद्यमान है। भगवान को ढूंढने के लिए आपको मंदिर मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, भगवान तो आपके अंदर ही विद्यमान है। ऐसी बातें कहाँ की हैं? ऐसी बातें भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा ही की गई। यानी भक्ति आंदोलन ने कह सकते कि हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा सरल बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना मंदिर में जाए, बिना मस्जिद में जाए, आप अल्लाह की या भगवान की या ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ना। निष्कर्ष क्या रहा? भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था या एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसने भारतीय समाज में समानता की बात की। भारतीय समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, उसको दूर करने का प्रयास जो था वह भक्ति आंदोलन ने किया। इसके प्रभाव आज भी कह सकते हैं भारतीय समाज में बहुत ज्यादा विद्यमान है। आप देखो ना, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई है, रसखान है भाई, क्योंकि भारतीय समाज में भाई जातिवाद बहुत गहरा था। और इससे क्या होता था कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई बौद्ध धर्म अपना लेता था, कोई जैन धर्म अपना लेता था, बहुत सारे लोगों को लालच दे करके इस्लाम में कन्वर्ट करवा लिया जाता था। तो हिंदू संतों के द्वारा इस बात को समझा गया कि भाई समाज में जो जातिवाद है
जो छुआछूत है, इससे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। या हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कह सकते कि हिंदू संतों के द्वारा जो एक साहित्यिक आंदोलन चला, इसमें दोहे लिखे गए, भजन लिखे गए, कीर्तन लिखे गए, ये सारी चौपाइयां लिखी गई, ताकि इस बुराई को, जो सामाजिक बुराई है, उसको दूर किया जा सके और समाज में एकजुटता पर बल दिया जा सके। समझ रहे हैं? ये भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन को लेकर के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा।